everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. This is part 9 of the chapter Life Processes of class 10th NCERT Biology. In the last video, we have covered till the topic lymph, and today's topic is transportation in plants. तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। उसमें भी हमने एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड रीड किया है और एक्सप्लेन किया है अच्छे से। इससे होगा क्या कि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आगे समझने में भी ईजी रहेगा, क्योंकि चीज़ें रिपीट होती हैं, जैसा कि आप अभी भी देखेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्या? हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड्स, कि कैसे प्लांट्स जो है सिंपल कंपाउंड्स को लेते हैं। सिंपल कंपाउंड्स कौन से? सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फोटोसिंथेसाइज एनर्जी स्टोर्ड, और कैसे जो है एनर्जी जो स्टोर्ड होती है, जो कैसे किससे बनी होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। इसलिए हमने फोटोसिंथेसाइज एनर्जी स्टोर्ड जो है बोला है इसको। स्टोर होती है किसमें? वो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, नेमली लीव्स। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स में जिसका नाम क्या है? लीव्स। तो लीव्स में भी हम देखें तो कौन था वो ऑर्गन? क्या नाम था उसका? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ही ग्रीन कलर होता है क्लोरोप्लास्ट का भी और लीव्स का भी। ये सब हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में भी ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। The other kinds of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. जो दूसरे रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं प्लांट बॉडी की ग्रोथ के लिए, बिल्डिंग अप के लिए, वो भी हमें कहाँ से ले, वो भी जो है हमें नहीं, प्लांट्स को लेने होते हैं अलग से। ठीक है। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स। तो प्लांट्स के लिए सबसे नियरेस्ट और सबसे रिच सोर्स क्या है इन रॉ मटेरियल्स का? वो क्या है? सॉइल है जी। ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स हमें कौन कौन से सॉइल से मिलेंगे प्लांट्स को? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। तो ये सब जो हैं रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं, अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसाइज एनर्जी which is stored in the chlorophyll containing organs। ये सब पूरा रिपीट हो रहा है, दोबारा से बताया जा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि पहले की वीडियोस देखना इंपॉर्टेंट है, तो ये आसानी से समझ आ जाएगा बिना किसी के समझाए भी, अगर पहले की वीडियोस देखी हैं तो। The absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil, namely roots। तो इन substances का एब्जॉर्प्शन जो है, कौन से substances? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अदर मिनरल्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो इन सब्सटेंसेस का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होगा? उस पार्ट में होगा प्लांट के जो कहाँ होगा? सॉइल के कांटेक्ट में होगा। तो सॉइल के कांटेक्ट में कौन सा पार्ट होता है? ये हम सभी को पता है, वो रूट्स होती हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल, अगर जो ये डिस्टेंस है किसके बीच में? सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स, वो क्या है? रूट्स। एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, ये क्या है? लीव्स। वो जो है छोटा होगा, स्मॉल होगा ये डिस्टेंस। तो यानी वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि रूट्स और लीव्स के बीच का डिस्टेंस अगर कम होगा, छोटा होगा, तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स कैन ईजिली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो जो एनर्जी है और जो रॉ मटेरियल्स है वो क्या है? आसानी से डिफ्यूज़ हो सकेंगे प्लांट बॉडी के सभी पार्ट्स में, जितना भी बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट के। तो एनर्जी कहाँ है? वो लीव्स में है। रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहा है? वो रूट से आएगा। तो एनर्जी जो है लीव्स से बाकी प्लांट बॉडी तक पहुँचाना और रूट्स तक भी पहुँचाना, और रॉ मटेरियल्स और वाटर वगैरह जो है रूट्स से आएगा, रूट्स से वो चीज़ लीव्स तक और बाकी प्लांट बॉडी तक पहुँचाना, ये जो है आसानी से हो जाएगा अगर डिस्टेंस क्या होगा? रूट्स और लीव्स के बीच का स्मॉल होगा तो। बट इफ़ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज, लेकिन अगर ये जो डिस्टेंस है लीव्स और रूट्स के बीच का है वो बढ़ जाएगा, बड़ा होगा, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन। किस वजह से बड़ा हो सकता है? कि जो प्लांट की बॉडी का जो डिज़ाइन है उसमें चेंजेस होंगे। ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेसेस विल नॉट बी सफिशिएंट। तो जो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है वो जो है सफिशिएंट नहीं होगा, वो काफ़ी नहीं होगा। किस लिए? टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। किस लिए नहीं काफ़ी होगा? कि जो
रॉ मटेरियल जो है रूट से लीव्स तक पहुंचाने में, और जो एनर्जी लीव्स में है वो रूट्स तक पहुंचाने में। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशंस। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे डिस्टेंस बड़ा होगा रूट्स और लीव्स के बीच में, तो एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होगा जिससे कि एनर्जी जो है रूट्स तक पहुंचाई जाए लीव्स से, और रॉ मटेरियल जो है रूट्स से लीव्स तक पहुंचाया जाए इजीली। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। तो जो एनर्जी की जो ज़रूरत होती है वो अलग अलग होती है, किसमें, अलग अलग बॉडी डिज़ाइंस में। प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स जो है मूव नहीं करते हैं, ये सभी को पता है। एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, और प्लांट बॉडी में जो है एक बड़ा हिस्सा जो है डेड सेल्स का होता है इन मैनी टिश्यूज़, बहुत से टिश्यूज़ में। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जब बहुत सारे सेल्स डेड हैं प्लांट में, तो वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए प्लांट में जो है क्या होता है, कम एनर्जी की नीड्स होती हैं। एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, तो इसलिए प्लांट क्या है, जो एक स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं। द डिस्टेंसेस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैव टू ऑपरेट, तो जो जिस डिस्टेंस पे ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को काम करना होता है, हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज। तो ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा भी हो सकता है प्लांट्स में, जब उन प्लांट्स में जो लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स, जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या करेगा, जो एनर्जी लीव्स में स्टोर है उसे मूव करेगा, और जो रॉ मटेरियल जो रूट्स अब्जॉर्ब करेंगी सॉइल से उसे मूव करेगा। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes। तो ये जो दो पाथवेज है, कौन कौन से दो पाथवेज की बात कर रहा है, एक पाथवे जिससे एनर्जी जो लीव्स में स्टोर है वहाँ से रूट्स तक आने के लिए और बाकी प्लांट बॉडी तक जाने के लिए, और दूसरा पाथवे कौन सा है कि जो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं रॉ मटेरियल्स और वाटर सॉइल से, उसको लीव्स तक पहुँचाने के लिए और दूसरे बॉडी पार्ट्स तक भी पहुँचाने के लिए। तो दो पाथवे हो गए। तो ये जो है अलग अलग इंडिपेंडेंटली बने हुए हैं प्लांट्स में, एक ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब्स के फॉर्म में, ठीक है। तो पहला जो है, एक क्या है, जाइलम, जो क्या करता है, मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, जो मूव करेगा वाटर और मिनरल्स को जो सॉइल से उसने एब्जॉर्ब किया है, ऑब्टेन किया है, कहाँ पे करेगा मूव, लीव्स तक करेगा और बाकी प्लांट बॉडी में। और जो दूसरा है फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम दी लीव्स। फ्लोएम का क्या काम होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स बने हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, कहाँ पे, लीव्स में, उन्हें ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ पे करेगा, टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वही लीव्स में बनते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स, उन्हें जो है बाकी प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो ये जाइलम और फ्लोएम जो है वैस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं इन्हें, और ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। ये सब हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और इन पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था, तो इसमें भी आज डिस्कस हो गया। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यूज़ इन डिटेल इन क्लास 9। इन टिश्यूज़ के बारे में क्लास 9th में पढ़ा है डिटेल में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में इसने भी बोल दिया, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे इनका फंक्शन। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है इन जाइलम टिश्यू। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात है तो जाइलम ही होगा। जाइलम टिश्यू में क्या होता है, वेसल्स होते हैं और ट्रैकिड्स होते हैं इसके पार्ट्स। तो जो ये वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं, जो जाइलम टिश्यूज़ हैं, वो रूट्स में भी प्रेजेंट है, स्टेम्स में भी है, लीव्स में भी है। तो क्या करेंगे वो, तो जो भी जाइलम टिश्यूज़ के जो पार्ट्स होते हैं, वेसल्स और ट्रैकिड्स, वो रूट स्टेम्स और लीव्स में भी प्रेजेंट हैं। तो रूट स्टेम्स और लीव्स, इन तीनों के जाइलम टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। तो इंटरकनेक्ट होंगे यानी आपस में जुड़े होंगे, टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस सिस्टम, और क्या बना रहे होंगे, एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम बना रहे होंगे, किसका, वाटर कंडक्टिंग चैनल का। एक वाटर जिससे कंडक्ट करवाया जा सके एक चैनल बना रहे होंगे, बनाते हैं, इन रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सभी पार्ट्स में प्लांट के ये एक पूरा चैनल बना होता है, ठीक है। एट द रूट्स, रूट्स पे क्या होता है, सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, जो रूट्स में जो सेल्स
सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं एक्टिवली टेकअप आयंस, वो क्या करते हैं, आयंस को एक्टिवली जो है सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। दिस दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस। इससे होता क्या है, आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसमें डिफरेंस आ जाता है। जो कंसंट्रेशन आयंस की रूट्स में होती है और जो कंसंट्रेशन आयंस की सॉइल होती है, उन दोनों में डिफरेंस बन जाता है। Water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference। तो क्या होता है, इस डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से वाटर जो है सॉइल से रूट्स में मूव करना शुरू कर देता है। किस लिए करता है, जिससे कि वो इस डिफरेंस को ख़त्म कर सके। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि वाटर का जो मूवमेंट है वो स्टेडी है, किसमें, रूट जाइलम में, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड। जिससे क्या होता है, एक स्टेडी कॉलम बन जाता है जिसमें एक पानी की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड जो है पुश हो रही होती है स्टेडीली। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, ये हमारा वाटर कंडक्टिंग सिस्टम बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है रूट्स में। जब डिफरेंस क्रिएट हो गया रूट्स में और सॉइल्स में, किसका, आयन कंसंट्रेशन का, तो जो वाटर जो है इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए क्या करता है, मूव करने लगता है सॉइल से रूट्स में। तो इसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। तो इससे फिर जब वाटर रूट्स में मूव करेगा तो फिर वही वो ऊपर की तरफ पुश होगा स्टेडीली, और पानी जो है बाकी बॉडी पर, प्लांट बॉडी में पहुंचता रहेगा। हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी एनफ। तो ये जो प्रेशर है, कौन सा प्रेशर, रूट प्रेशर, ये जो है काफ़ी होता है, किस लिए, वाटर को मूव कराने के लिए, ओवर द हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स, उन हाइट्स तक जो हम प्लांट्स की देखते हैं कॉमनली। मतलब कि जो थोड़े कम हाइट के प्लांट्स होते हैं या फिर श्रब्स हो गए, हर्ब्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में जो है ये रूट प्रेशर काफ़ी होता है वाटर को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने के लिए रूट से। प्लांट्स यूज़ अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर। प्लांट्स जो है दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं पानी को मूव कराने के लिए इन द जाइलम अपवर्ड्स, जाइलम में मूव कराने के लिए ऊपर की तरफ, टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। कहाँ पहुँचाने के लिए, ऊपर, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, ऊंचा पॉइंट होगा प्लांट बॉडी का। मतलब ये कौन से प्लांट्स या ट्रीज की बात कर रहा है, जो टॉल होते हैं, जो हाइट में बहुत बड़े होते हैं, लंबे लंबे जो ट्रीज होते हैं, उसमें जो है सिर्फ ये रूट प्रेशर वाला स्ट्रेटेजी काम नहीं आती है। उसमें जो है दूसरी स्ट्रेटेजी भी प्लांट्स यूज़ करते हैं, जिससे कि वो जाइलम के थ्रू वाटर को अपवर्ड मूव करा सकें। जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट है एक टॉल ट्री का, वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं। उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये एक्टिविटी 6.8 देख लेते हैं क्या कहते हैं। टेक 2 स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज। दो स्मॉल पॉट्स लेने हैं, यानी कि दो गमले लेने हैं, सेम साइज के लेने हैं, हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सॉइल होनी चाहिए। वन शुड हैव अ प्लांट इन इट। एक पॉट में हमारे को प्लांट लगाना है, और प्लेस अ स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन द अदर पॉट। और दूसरे पॉट में हमको कोई प्लांट नहीं लगाना है, बस एक स्टिक, यानी कि कोई डंडा वगैरह, आप जो जितना बड़ा आपके प्लांट की हाइट है उतने ही हाइट का वो स्टिक होना चाहिए, जो हम दूसरे पॉट में लगा देंगे। तो हमने बेसिकली दो पॉट्स लिए हैं, एक में हमने प्लांट को लगाया है और दूसरे में हमने स्टिक लगाई है जो सेम हाइट की है एज दैट ऑफ द प्लांट। अब क्या करना है, कवर द सॉइल इन बोथ द पॉट्स विद ए प्लास्टिक शीट। तो दोनों ही पॉट्स में जो है हमें सॉइल को कवर कर देना है, किससे, एक प्लास्टिक शीट से, सो दैट मॉइस्चर कैन नॉट एस्केप बाय इवेपोरेशन। जिससे क्या हो, जो मॉइस्चर है वो एक्सकेप ना हो सके इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट ना हो पाए। कवर बोथ सेट्स, वन विद द प्लांट एंड द अदर विद द स्टिक। दोनों ही सेट्स को हमें कवर कर देना है, एक जिसमें हमने प्लांट लगाया है और एक जिसमें हमने स्टिक लगाई है, विथ प्लास्टिक शीट्स एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर। प्लास्टिक शीट से कवर कर देना है और क्या करना है, और उन दोनों को ही हमें आधे घंटे के लिए धूप में रख देना है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द टू केसेस। क्या आप कोई डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं दो केसेस में। तो होगा क्या, जिसमें हमने
प्लांट लगाया था, तो उसमें हम देखेंगे जो हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखेंगी, वो जो हमने प्लास्टिक कवर से कवर किया था ना, प्लास्टिक शीट से कवर किया था उस पे। और जो जिस वाले सेटअप में हमने कोई प्लांट नहीं लगाया था, बस एक स्टिक लगाई थी, उसमें हमें प्लास्टिक शीट पे कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं नज़र आएंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जिसमें हमने प्लांट लगाया है, तो प्लांट क्या करेगा? वाटर रिलीज करता है ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। ये भी हम पहले की वीडियोस में समझ चुके हैं। तो उससे क्या होता है, जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ हो रहा होता है प्लांट्स में, वो कंडेंस हो जाएगा और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एस्केप तो हो नहीं पाया, क्योंकि हमने कवर कर रखा है प्लास्टिक शीट से, इसलिए ही हमने कवर किया था। तो वो वहीं पर ही कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हमें वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आ रही हैं। और जिसमें हमने कोई प्लांट नहीं लगाया था, उसमें हमें जब प्लांट ही नहीं है, तो ट्रांसपीरेशन भी नहीं हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स भी जो है इवेपोरेट नहीं हुए वाटर वेपर्स की फॉर्म में, और ना ही हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। तो इस एक्टिविटी से हमें पता क्या चलता है, जो प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन का, वो किस में होता है? प्लांट्स में होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन अकर्स इन प्लांट्स। तो इस एक्टिविटी का इन्फ्रेंस यही है। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। तो हमने देखा था कि ट्रांसपीरेशन फुल पढ़ना है हमको, जिसमें जो बड़ी हाइट के जो टॉल प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। मैंने बताया कि ट्रांसपीरेशन फुल यूज़ करते हैं वो। तो क्या कहा है? दैट द प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा। तो प्लांट जो है स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है लॉस्ट करता रहता है, वही ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलते हैं हम इसको। तो वो जो पानी जो लॉस हो रहा है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के दौरान, उसको हमें रिप्लेस भी तो करना है पानी से ही दोबारा से। तो वो कौन रिप्लेस करता है? जाइलम वेसल्स के द्वारा रिप्लेस किया जाता है इन द लीफ। लीफ में ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हो रहा है और पानी जो है फिर लॉस हो रहा है इससे। तो वो पानी का लॉस कौन रिप्लेस कर रहा है? जाइलम वेसल्स जो है, वो वाटर को वहाँ पे सप्लाई करवा के उसको रिप्लेस करते हैं। In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of the root. दरअसल होता क्या है कि जो इवेपोरेशन हो रहा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, कहाँ से? जो सेल्स होते हैं लीव्स के, वहाँ से। उससे होता क्या है, एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या होता है, पानी जो है ये सेल्स अपने आप ही सक करने लगते हैं, खींचने लगते हैं। कहाँ से? जाइलम के सेल्स से, जो रूट्स में प्रेजेंट है। तो उससे क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ मूव करने लगा। क्यों? क्योंकि एक सक्शन क्रिएट हो गया है लीव्स के सेल्स में, जो अब पानी को जो है ऊपर की तरफ अपनी तरफ खींचेंगे। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। देखिए, इन्होंने बता दिया कि जो ये लॉस ऑफ वाटर है, पानी का जो लॉस है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, किसकी फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में। कहाँ से? एरियल पार्ट्स, मतलब जो एटमॉस्फेरिक पार्ट्स हैं, एयर में पार्ट्स हैं। शूट सिस्टम, रूट तो सॉइल के अंदर होती हैं, तो एरियल पार्ट क्या है? जो हमारा स्टेम है, लीव्स हैं, ये क्या है? एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के। तो इनके द्वारा जो वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water. तो जो ये ट्रांसपीरेशन है, क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है किसमें? एब्जॉर्प्शन में, और पानी की मूवमेंट को, अपवर्ड मूवमेंट को, यानी ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होना वाटर का, उसमें हेल्प कर रहा है। एंड मिनरल्स जो डिजॉल्व है किसमें? इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। जो पानी है और पानी में जो मिनरल्स डिजॉल्व हैं, उसे रूट्स से लीव्स तक पहुँचाना है, उसकी जो अपवर्ड मूवमेंट करानी है, उसमें हेल्प कर रहा है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। और ये किस में भी हेल्प करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी हेल्प करता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। तो मैंने अभी बताया था कि एक तो रूट प्रेशर होता है, जो स्मॉल हाइट्स वाले जो प्लांट होते हैं उसमें इनफ होता है पानी की मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो जो ये रूट प्रेशर वाला स्ट्रैटेजी होता है, वो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है वाटर की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब होता है? नाइट के दौरान। क्यों? क्योंकि नाइट में ट्रांसपीरेशन नहीं हो रहा होता। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, दिन के दौरान जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो ट्रांसपीरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स। ट्रांसपीरेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि स्टोमेटा ओपन होते हैं दिन के समय में, और उससे क्या होगा, तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो है ज़्यादा होगा इन द जाइलम
तो दिन के दौरान ट्रांसपिरेशनल पुल वाली स्ट्रेटजी ज़्यादा काम आती है, और रात के दौरान रूट प्रेशर वाली स्ट्रेटजी ज़्यादा काम आती है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो अब यहाँ पे फूड और अदर सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट की बात आ गई, तो अब किसकी बात होगी, फ्लोएम की। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। अभी तक हमने ट्रांसपोर्ट देखा वाटर और मिनरल्स का प्लांट्स में। नाउ लेट अस कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के, कि वो कैसे जो है, पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के प्रोडक्ट्स कौन से, वो प्रोसेस कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। दिस ट्रांसपोर्ट आर मूव फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म। तो कैसे वो मूव करते हैं लीव्स से, कहाँ पे, जहाँ पे वो बने हैं लीव्स में, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कहाँ पे जाएंगे वो, दूसरे पार्ट्स में प्लांट के। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है सोल्यूबल प्रोडक्ट्स का फोटोसिंथेसिस के, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड इट अकर्स इन पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। और ये जिस पार्ट में होते हैं वेस्कुलर टिश्यू में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम। ये तो हमें पता ही है ना, अभी डिस्कस किया था, बस उसकी डेफिनेशन बता दी। तो जो एक बेसिकली कहें कि जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड और अदर सब्सटेंसेस का फ्रॉम लीव टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स के अलावा भी द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स। तो फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट कराता है, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। एक तो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, साथ साथ वो अमीनो एसिड्स और अदर सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करता है, कौन, फ्लोएम। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स। जो ये सब्सटेंसेस हैं वो स्पेशली कहाँ डिलीवर होते हैं, जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं रूट्स के, फ्रूट्स के, और एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स। तो कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं, जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं रूट्स के, फ्रूट्स में और सीड्स में, और किसमें, जो ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं अभी, उन सब में जाके स्टोर हो जाते हैं। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब। जो ये ट्रांसलोकेशन है फूड का और दूसरे सब्सटेंसेस का, वो कहाँ होता है, सीव ट्यूब्स में होता है। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, ये भी पार्ट होता है ना उसका, फ्लोएम का। तो ये हमने पढ़ा हुआ है नाइन्थ क्लास में। विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियन सेल्स भी जो है फ्लोएम का ही पार्ट है। तो सीव ट्यूब्स में होता है किसकी हेल्प से, जो उसके कंपेनियन सेल्स का होता है, पार्ट होता है फ्लोएम का, उसकी हेल्प से। बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में, अपवर्ड में भी और डाउनवर्ड में भी। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेस। जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम था हमने देखा था, वो हम सिंपल फिजिकल फोर्सेस के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो ये ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस हो रहा है फ्लोएम से, वो जो है एनर्जी को यूटिलाइज करता है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। जैसे कि सुक्रोज क्या है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। ये जो है ट्रांसफ़र होती है फ्लोएम टिश्यू में, किस लिए यूज़ होती है, एनर्जी को यूज़ करने के लिए, एनर्जी को यूज़ करती है किस लिए, कहाँ से लेती है वो एनर्जी, एटीपी। एटीपी हमने पढ़ा था कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं हम इसको। तो यहीं से एनर्जी लेते हैं ये। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू। इससे क्या होता है कि जो टिश्यू का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। जिससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से फिर क्या होगा, वाटर जो है इनके अंदर मूव करना शुरू कर जाएगा। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम। जो अब ये जो प्रेशर बना है वो मटेरियल जो है उसे भी मूव करेगा फ्लोएम में, और फ्लोएम से टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। फ्लोएम से उन टिश्यूज में मूव करना शुरू कर देगा जहाँ पे लेस प्रेशर है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। इससे क्या होगा, फ्लोएम को जो है मटेरियल मूव करना में आसानी होगा अकॉर्डिंग टू दी प्लांट्स नीड्स। प्लांट की जैसी नीड्स है, ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से वो मटेरियल को मूव कराएगा। फॉर एग्जांपल इन द स्प्रिंग
स्प्रिंग जो सीज़न होता है, शुगर जो है स्टोर हो जाती है रूट्स में और स्टेम टिश्यूज़ में, वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। तो स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, जो भी शुगर स्टोर होती है रूट्स और स्टेम टिश्यूज़ में, वो ट्रांसपोर्ट होती है किसमें, बर्ड्स में, जो कलियाँ होती हैं छोटी-छोटी, विच नीड एनर्जी टू ग्रो। तो उन बर्ड्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए। तो स्प्रिंग सीजन में वो जो एनर्जी कहाँ से यूज़ करती हैं, ये इस रूट्स में और जो स्टेम में शुगर स्टोर होती है वहाँ से। तो अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो ये हम देख चुके हैं ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट्स। एक हमने देखा था हार्ट बोल रहा था पंपिंग ऑर्गन, है ना। और ट्यूब्स बोल रहा था, ट्यूब्स और वो क्या थे, ब्लड वेसल्स होंगे। ब्लड वेसल्स में भी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये सभी होंगी। वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कैरी करेंगी, वो हार्ट से अदर बॉडी ऑर्गन्स तक। और वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी ऑर्गन से हार्ट तक लेकर आएगा। कैपिलरीज क्या करती हैं, वो थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है, और वो भी ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को। तो यही सब बताना था, ये हम कर चुके हैं। और हमने लिम्फ वगैरह भी पढ़ा था इसमें। तो जितना भी हो सकता है वही सब मेंशन करना है हमें इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। ये भी है इसमें ही चैप्टर में, अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है सब कुछ। मैमल्स और बर्ड्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सेपरेट हुए होते हैं, अलग अलग सेक्शन बना होता है। क्यों होता है ऐसा, जिससे कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके, जिसके लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इस सेपरेशन की वजह से क्या होता है, एक हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उनकी बॉडी में होता है। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, ये एनसीईआरटी में ही हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में, तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो पूछा कि जो प्लांट्स में जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ये तो अभी हमने कवर किया है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताना है सब कुछ जो भी पढ़ा है आपने। एक्सक्रीशन, इससे पहले एक मिनट, हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। इसमें भी उसी द फूड पूछ रहा है, वाटर और हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो ये तो दोनों ही पार्ट्स में यही होना है। वाटर और मिनरल्स वाले में जाइलम बताना है और फूड ट्रांसपोर्ट वाले में फ्लोएम बताना है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं, थ्री और फोर्थ और फिफ्थ, तीनों में बात एक ही है, ठीक है। जो ये सब मैं आपको नोट्स दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, ये भी पहले पढ़ चुके हैं पहले की वीडियोस में, मैंने वही कहा, रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो वो वीडियोस देखना इंपॉर्टेंट है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ गैशियस वेस्ट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कैसे जो है ऑर्गेनिज्म जो है अपना जो गैशियस वेस्ट होता है उससे आउट ऑफ द बॉडी कैसे करते हैं, जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। जो गैशियस वेस्ट जो कब बना होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स में, और रेस्पिरेशन के दौरान किस में बनेगा, एनिमल्स में। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा कैसे जो है ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से एग्जिट आउट कराते हैं, ये हमने पहले भी देखा है, थोड़ा सा डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजिनस मटेरियल्स। जो दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं अपार्ट फ्रॉम रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, उससे क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट निकलता है, विच नीड टू बी रिमूव, उसे भी रिमूव करवाना होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस किस में इन्वॉल्व होता है, इन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करवाने में, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से रिमूव करवाना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए कि वेस्ट मटेरियल को कैसे आउट ऑफ द बॉडी किया जाए। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। बहुत से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ही सेल से बने हुए, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इन वेस्ट को बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। आई एम सॉरी,
तो ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वेस्ट को डिफ्यूजन प्रोसेस से थ्रू बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function. ये पहले भी हमने दूसरे प्रोसेसेस में देखा कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं यही एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि एक सिंगल सेल होता है तो उसी से सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं उसकी बॉडी सरफेस से ही, चाहे वो न्यूट्रिशन का लेना हो, चाहे एक्सक्रीशन क्या हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, वट एवर इट इज़। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम होता है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे ही एक्सक्रीशन के लिए भी एक अलग से ऑर्गन्स हैं, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है। तो वो हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमारे अंदर कैसे होता है एक्सक्रीशन। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज। जो ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है, पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, यानी ये दो किडनीज होंगी। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ऐसे ही जो है एक पेयर होगा यूरेटर्स का। अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। तो ये डायग्राम में दिख ही रहा है, ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है ये किडनीज हैं, ये जो ऐसे ऐसे ये ऐसे आ रहे हैं ये क्या है, ये यूरेटर्स हैं। ये नीचे वाला क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरेथ्रा आपको दिख ही रहा है। ठीक। हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो पर्पस होता है यूरिन को बनाने का बॉडी में, उसका पर्पस क्या होता है कि फ़िल्टर आउट करना होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द ब्लड। ब्लड को फ़िल्टर करना होता है, उसमें से हमें वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालने होते हैं, फ़िल्टर आउट करने होते हैं। ठीक है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट फ़िल्टर आउट हो जाते हैं ब्लड से वो यूरिन बन जाता है। जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने देखा था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव करते हैं ब्लड में से लंग्स में। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज। तो ऐसे ही जो है नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये जो है ब्लड में से रिमूव करवाया जाता है किसके द्वारा, किडनीज में। In it is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys, like in the lungs, is a cluster of very thin walled blood capillaries. तो ये भी एक सरप्राइज की बात नहीं है कि जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होगी, जो बेसिक यूनिट होगी किडनीज में फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, जैसा कि लंग्स में होता है, क्या होता है लंग्स में, क्लस्टर ऑफ एक बंच होता है, ग्रुप होता है किसका, थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, ऐसे ही जो है किडनीज में भी कोई बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होगी। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड। तो जो क्लस्टर कैपिलरीज का किडनीज में होता है वो किससे एसोसिएट होता है, एक कप शेप्ड एंड होता है ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड ब्राउमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल में जो है कैपिलरी का स्ट्रक्चर क्लस्टर जो है प्रेजेंट होता है। ये जो बोमेंस कैप्सूल होता है वो कप शेप्ड होता है, इसका जो एक एंड पॉइंट होता है वो कप शेप का होता है। और ये ठीक है, ये एक और क्या बोल रहे हैं, तो ये बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं उसे, दैट कलेक्ट्स अ फिल्ट्रेट। जो जो क्या करेगा, जो भी फिल्ट्रेट है जो फिल्टर होके आ रहा है उसे कलेक्ट करेगा। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स। दोनों ही किडनीज में बहुत सारे नंबर्स में ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, इसको न्यूरॉन्स से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो नेफ्रॉन्स और न्यूरॉन्स दोनों में कंफ्यूज होते हैं। न्यूरॉन्स हमारा ब्रेन से रिलेटेड है, वो सेल होते हैं ब्रेन्स के, वो हम दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे। ये नेफ्रॉन्स है, तो इसलिए मैंने ये मेंशन किया है कि आप कंफ्यूज ना हो। ये नेफ्रॉन्स क्या है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं किडनी की। जैसे सेल हमारी बॉडी का बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, ऐसे ही किडनीज का फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हर किडनी में जो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। सम अदर सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट
कुछ सब्सटेंसेस जो हैं जो शुरुआत में फिल्ट्रेट में होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। तो जैसे ही यूरिन फ्लो करता है ट्यूब से, ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और एक बड़ा अमाउंट ऑफ वाटर आर्क जो उनको जो है बाद में जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन ट्यूब्स के दौरान। इन ट्यूब से जब ये यूरिन पास हो होता है तो ये ट्यूब्स क्या करती हैं, इन सबको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। तो जो अमाउंट वाटर का रीअब्जॉर्ब होगा, दोबारा से एब्जॉर्ब होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा पानी जो है बॉडी के अंदर है। एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, और उस पर भी डिपेंड करेगा कि भाई कितना जो है डिजॉल्व वेस्ट जो है हमारे को एक्सक्रीट आउट करना है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब। तो जो यूरिन बन गया है किसमें, दोनों ही किडनीज में, वो किसमें एंटर करेगा, एक लॉन्ग ट्यूब में एंटर करेगा जिसे हम क्या कहेंगे, यूरेटर। उस ट्यूब में एंटर कर जाएगा, यूरेटर में। ये जैसे ये डायग्राम में देखा, ये किडनीज में यहाँ पे यूरिन बनेगा, फिर वो यहाँ से यूरेटर के थ्रू फ्लो होके किस में आ जाएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के थ्रू हम उसको आउट ऑफ द बॉडी एग्जिट आउट कर देंगे। अच्छा, हम कहाँ थे? हम्म The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder. अभी देखा ही हमने। Urine is stored in the urinary bladder. Urine जो है फिर urinary bladder में store हो जाता है until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. तब तक स्टोर होता रहता है जब तक एक प्रेशर नहीं क्रिएट हो जाता किसमें, एक्सपैंडेड ब्लैडर में, जिससे हमारे को एक अर्ज होती है कि भाई हमें ये यूरिन अब पास आउट करना है थ्रू यूरेथ्रा। जो नेचर्स कॉल आती है वो क्यों आती है, वो क्योंकि प्रेशर जो है क्रिएट हो रहा है, और अब हमारे को ये सिग्नल मिल रहा है कि भाई अब ये वेस्ट जो है, यूरिन जो है, वी हैव टू पास इट आउट थ्रू आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ थ्रू यूरेथ्रा। द ब्लैडर इज मस्कुलर। जो ये यूरिनरी ब्लैडर है वो कैसा होता है, मस्कुलर होता है, यानी मसल से बना होता है। सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, तो इसलिए वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंडर होता है। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, ये पहले से भी डिस्कस किया होगा पिछले क्लासेस वगैरह में। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, इसलिए हम कंट्रोल कर सकते हैं यूरिनेशन की अर्ज को। ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी की। उससे पहले मैं एक बार ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा ही है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने पढ़ा था अभी ये बोमेंस कैप्सूल, ये देख ही रहे हैं आप, डायग्राम में आसानी से साफ दिख रहा है। बोमेंस कैप्सूल, इसके अंदर आपको ये ग्लोमेरुलस जो दिख रहा है, ये कैपिलरीज वगैरह होती हैं इसमें। ठीक है, और कैपिलरीज यहाँ पे भी शो हो रही हैं, इतनी सारी कैपिलरीज का जो बंच है वो क्लस्टर है वो प्रेजेंट होता है इसमें। ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये सब मैं डायग्राम्स आपको दूंगी नोट्स में, हैंडमेड नोट्स में, नेक्स्ट वीडियो में। आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, किडनीज जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, बहुत से फैक्टर्स जैसे कि इन्फेक्शन हो जाना, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो का रेस्ट्रिक्ट हो जाना टू किडनीज तक, रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज, ये सभी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है किडनीज की एक्टिविटी जो है रिड्यूस हो सकती है। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पॉइजनस वेस्ट है वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता जाएगा, एब्जॉर्ब होता जाएगा, विच कैन इवन लीड टू डेथ, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, जब किडनी फेलियर का केस होता है, एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, आर्टिफिशियल किडनी यूज की जा सकती है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज़ द डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, एक डिवाइस होती है जिससे कि क्या करा जाएगा, वही जो किडनी का काम है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है रिमूव करना ब्लड से थ्रू डायलिसिस। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस होता है, जब हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ कर रहे होते हैं।
आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स। आर्टिफिशियल किडनी में एक बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग। उन ट्यूब्स में क्या होता है, सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है। ठीक है, जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, सेल मेम्ब्रेन होती है जैसे, वैसी ही ये। सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। जो किस में होते हैं ये ट्यूब्स, एक टैंक में होते हैं। जो टैंक किससे फिल होता है, एक डायलाइजिंग फ्लूइड से फिल होता है। दिस फ्लूइड हैज़ अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। तो उस फ्लूइड में क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड में होता है वैसा ही सेम प्रेशर उस फ्लूइड में भी मेंटेन किया होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। बस फ़र्क इतना होता है कि हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, लेकिन उसमें हम नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं डालते ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है तो हम वेस्ट उसमें नहीं डालेंगे। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। तो पेशेंट का ब्लड क्या होगा, पास किया जाएगा इन ट्यूब्स के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। जब ये ब्लड जो है पेशेंट का पास कर रहा होता है ट्यूब से, तो इस पैसेज के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्लड से पास हो जाते हैं इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देख रहे हैं पेशेंट का ब्लड जा रहा है इसमें, ये ट्यूब्स हैं वही, और इसमें ये जो टैंक है इसके अंदर वो फ्लूइड भरा हुआ है, और उसमें क्या हो गया, डिफ्यूजन प्रोसेस से जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड से इस फ्लूइड में आ जाएंगे। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। तो जो ब्लड प्यूरिफाई होता जा रहा है उसको जो वापस देख रहे हैं यहाँ से वापस इसके वहीं जा रहा है ये ब्लड इधर को, है ना। और क्या हो रहा है, दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। ये एकदम सिमिलर है जैसे कि किडनी फंक्शन करती है उसी की तरह। बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। लेकिन ये डिफरेंट किस वे में है, क्योंकि यहाँ पे कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जो जैसे कि अभी हमने किडनी में देखा था कि रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं कुछ सब्सटेंसेस। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है। नॉर्मली इन हेल्दी अडल्ट, एक हेल्दी अडल्ट में क्या होता है, द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर डेली। तो जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है किडनीज में वो 180 लीटर होता है रोज। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इन 1 लीटर इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे। लेकिन जो वॉल्यूम एक्सक्रीट आउट करते हैं वो बस यूजुअली या तो 1 लीटर होता है या फिर 2 लीटर होता है एक दिन में। बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। ऐसा क्यों होता है कि भाई 180 लीटर तो निकल रहा था इनिशियल फिल्ट्रेट डेली, और हम पास आउट सिर्फ एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं सिर्फ 1 या 2 लीटर, बाकी कहाँ गया, क्योंकि बाकी फिल्ट्रेट जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है किडनी ट्यूब्यूल्स में, जैसा कि अभी हमने ऊपर प्रोसेस में देखा। तो बात समझ आ गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो फिल्टर हो गया ब्लड वो वापस इधर जा रहा है, और यूज डायलिसिंग सोल्यूशन विद यूरिन एक्सेस सॉल्ट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से फ्रेश जो है सोल्यूशन डाला जा रहा है, और जो यूज़ किया हुआ डायलिसिंग फ्लूइड है वो इसमें कनेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है, प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। ऑब्वियसली प्लांट्स जो है अलग स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगी एक्सक्रीशन के लिए, एनिमल्स से अलग ही होगी उनकी स्ट्रेटजीज। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ही काम करता है प्लांट्स में। ठीक है, और उसको जो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलता है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे प्लांट्स जो है CO2 और ऑक्सीजन के साथ डील करता है, कैसे इनका जो पैसेज है कंट्रोल होता है प्लांट्स में। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। ये भी हम देख चुके हैं कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है, वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के दौरान लॉस हो जाता है। फॉर अदर वेस्ट प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। बाकी वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, एंड मोस्टली, एंड दैट दे कैन इवन लॉस सम पार्ट्स सच एज लीव्स। और वो अपने कुछ पार्ट्स भी लॉस कर देते हैं जैसे कि लीव्स वगैरह को। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। बहुत से प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है किस में स्टोर हो जाते हैं, उनके सेलुलर वैक्यूल्स में।
प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में एक डिफरेंस ये भी होता है कि प्लांट सेल्स में बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में कोई भी एक प्रोमिनेंट वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। अगर होते भी हैं तो काफ़ी स्मॉल होते हैं, वो भी एक एक आधे छोटे छोटे, बट देखा जाए तो बहुत प्लांट सेल में एक प्रोमिनेंट बिग वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द सेल। ये 9th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। तो जो ये सेलुलर वैक्यूल्स होते हैं, इसमें ही जाके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं स्टोर हो जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर्ड इन लीव्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं लीव्स में भी स्टोर हो सकते हैं, जो फॉल ऑफ हो जाती हैं, जो टूट के गिर जाती हैं, सूखने के बाद पत्तियां गिर जाती हैं ना, झड़ जाती हैं, उसमें भी स्टोर हो सकता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं दूसरे, वो ऐसे किस में स्टोर हो सकते हैं, रेजिन्स वगैरह में, या फिर गम्स जो अलग अलग आपने देखा होगा प्लांट्स में निकलते रहते हैं ये, ठीक है। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, किस में होता है ये, जो पुराना जाइलम टिश्यू हो चुका होता है उसमें। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट्स जो है कुछ अपना वेस्ट सब्सटेंस जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं सॉइल में भी, जो उनके आसपास सॉइल होती है उसमें भी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, थिंक इट ओवर वाला पढ़ लेते हैं क्या है। ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन इज अ जेनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन डोनेशन क्या है, एक अच्छा काम है क्या, अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए उस पर्सन को जो हु सफर्स फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, वही उस पर्सन को ऑर्गन डोनेट करना, ये एक अच्छा काम है। जो वही सफ़र कर रहा हो, जिसका किसी का ऑर्गन, कोई एक ऑर्गन काम करना बंद कर दे, फंक्शनिंग ना कर रहा हो प्रॉपरली। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड हिज हर फैमिली। तो जो डोनेशन हो करनी होती है अगर ऑर्गन की, तो वो कैसे की जा सकती है कि उस डोनर की परमिशन से, ठीक है, कि वो राज़ी है कि नहीं, और उसकी फैमिली से भी डिस्कस करना होगा। एनी वन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन और एंड टिश्यू डोनर। कोई भी जो है किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, वो ऑर्गन और टिश्यू डोनर बन सकता है, यानी वो अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांट है, जब हम डोनेट करेंगे तो ट्रांसप्लांट ही तो करेंगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो उसको ऐसा करने से क्या हो सकता है कि हम सेव कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसको, दूसरे इंसान की ज़िंदगी को हम बचा भी सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। Transplantation is required because recipient's organ has been damaged or has failed by disease or injury। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन जो कर रहे हैं ऑर्गन्स का, वो क्यों ज़रूरी होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो रेसिपिएंट है ऑर्गन का, यानी जिसे ऑर्गन की ज़रूरत है, जिसे हम डोनेट कर रहे हैं, हम डोनर हो गए, और जिसको डोनेट कर रहे हैं वो रेसिपिएंट हो गया। तो जिसको ऑर्गन की ज़रूरत है, उसका जो ऑर्गन है वो डैमेज हो गया होगा या फिर फेल हो गया होगा किसी डिजीज़ की वजह से या किसी इंजरी की वजह से, इसलिए अब उसको वो ऑर्गन की ज़रूरत है, इसलिए वो ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव फ्रॉम वन पर्सन ऑर्गन डोनर एंड ट्रांसप्लांटेड टू अनदर पर्सन द रेसिपिएंट। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में होता क्या है कि ऑर्गन को जो है सर्जिकली यानी सर्जरी से रिमूव किया जाता है, कहाँ से, एक पर्सन से, जो कि कौन है, वो डोनर होगा, डोनर से ही तो रिमूव करेंगे, और ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा दूसरे पर्सन में, जो कि क्या है, रेसिपिएंट है, जिसको ऑर्गन की ज़रूरत है, रिसीव कर रहा है जो ऑर्गन। कॉमन ट्रांसप्लांटेशंस इंक्लूड कॉर्नियाज। कॉमन ट्रांसप्लांटेशंस कौन कौन से होते हैं, कॉर्नियाज जो हमारी आई का कॉर्निया है, किडनीज, किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन है, लीवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन्स एंड बोन मैरो, इन सभी का ट्रांसप्लांटेशन होता है। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशंस अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड। ज़्यादातर जो है ऑर्गन और टिश्यू डोनेशंस कब किए जाते हैं, जब डोनर की जो है डेथ हो जाती है, वो ही इज़ नो मोर अलाइव देन, और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्स अ पर्सन ब्रेन डेड, और तब की जाती है या तो वो पर्सन डेड हो गया हो, या फिर डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया हो कि इस पर्सन का जो ब्रेन है डेड हो चुका है, तभी जो है ऑर्गन और टिश्यूज़ जो है डोनेशंस में दिए जाते हैं मोस्टली। बट सम ऑर्गन्स सच एज किडनी पार्ट ऑफ अ लीवर, लेकिन कुछ ऑर्गन्स जैसे कि किडनी हो गई, सम पार्ट ऑफ लीवर, लीवर का कुछ पार्ट,
और लंग्स वगैरह जो हैं एक्सेट्रा। एंड टिश्यूज़ कैन बी डोनेटेड वाइल द डोनर इज़ अलाइव। और कुछ टिश्यूज़ जो है डोनेट किए जा सकते हैं जब डोनर अलाइव होता है तब, राइट। और ये सभी को शायद पता ही होगा कि जो ये लीवर है हमारे, उस लीवर में रीजनरेशन की एक एबिलिटी होती है। इस वजह से अगर हम एक पार्ट अपने लीवर का हटा भी दें, चाहे डोनेशन के लिए, या वो ख़राब भी हो जाए या तब उसे काटना भी पड़ जाए, तो हमारा लीवर जो है दोबारा ग्रो कर जाता है फुल साइज़ में, राइट। उसमें रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। लंग्स को भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किडनी को भी, एक किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ना, एक दो किडनीज होती हैं, एक किडनी डोनेट कर देते हैं कुछ लोग, राइट। लेकिन हार्ट जो है, हार्ट को तो हम एक अलाइव पर्सन से तो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते ना, ऐसे ऐसे। तो ये हमने देख लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग बतानी है। ये इसमें ऊपर स्ट्रक्चर दिया ही हुआ था, फंक्शनिंग के ये सब मैं नोट्स दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट आर द मेथड्स यूज बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये हमने अभी ये पढ़ा है, कैसे कैसे करते हैं, पूरा यही लिख सकते हैं, नहीं तो मैं तो दूंगी ही आपको नोट्स। हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, तो जो यूरिन जो प्रोड्यूस होता है उसे कैसे रेगुलेट करते हैं, ये सब अभी हम पढ़ के हटे हैं, सारा उसी में से है। ऑलराइट, देख लेते हैं कि क्या है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने मोस्टली जो है आप लोगों को बताए भी हैं। स्टिल जो रह गए हैं वो नेक्स्ट जब मैं वीडियो में नोट्स दूंगी उसमें कवर अप हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, तो तब हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए और पढ़िए, आप खुद कोशिश कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।